हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अमोइबा के बारे में। फिर अमोइबा का ये जो प्रोटियस स्पेसीज है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अमोइबा प्रोटियस जो होता है सबसे पाए जाने वाले या सबसे उनके अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसलिए हम उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं उनकी सिस्टमेटिक पोजिशन। सबसे पहले होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से मिल जाएगा एंड कुछ में लॉन्ग क्वेश्चन है ना। शॉर्ट नोट्स यदि आएगा आप उनकी सिस्टमेटिक पोजीशन लिखोगे, हैबिटेट लिखोगे, कहाँ पर पाए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे, उसके साथ साथ उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यदि लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है उनकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन जैसे डाइजेशन कैसे हो रहा है, स्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक ही लेक्चर के अंदर ये सारे कवर करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि जो रसेन होप थे उन्होंने अमीबा को डिस्कवर किए थे, है ना। फिर ये उनकी जो हैबिटेट मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है, ये दलदली एरिया के अंदर पाया जाता है, यानी कि मॉडी एरिया जहाँ पर वाटर होते हैं। एंड दैट इज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, सारे वर्ल्ड में आपको अमीबा देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे उनकी जो शेप साइज के बारे में हम देखेंगे। शेप साइज के बारे में जब बात करेंगे कि उनकी शेप साइज क्या होता है, अमीबा का ऐसा कोई पर्टिकुलर रेगुलर शेप नहीं होता है, क्योंकि उनका जो शेप है चेंजेस होता रहता है। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे आपको बारिश की बूंद जैसे ये नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मतलब कि व्हाइटिश नजर आएगा। ठीक है ना। जैसे बारिश की बूंद नीचे गिरने के बाद उनकी शेप ही चेंज होता है। एग्जैक्टली अमीबा के अंदर क्या होगा, उनकी शेप ही चेंज हो जाता है। ठीक है ना। और उनकी जो लेकिन उनकी पोलरिटी एंटीरियर एंड कौन है, पोस्टीरियर एंड कौन है, वो मेंशन रहता है। क्यों? क्योंकि एंटीरियर एंड में उनकी स्यूडोपोडिया लेग समान जैसे जैसे फिंगर जैसे होता है ना, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, तो इसलिए हम उसको एंटीरियर मानेंगे। और पीछे की ओर थोड़ा नुकील मतलब कि रिंकिल स्ट्रक्चर रहता है, हम उसको पोस्टीरियर मान के चलेंगे। ये आगे की ओर उसके डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसलिए। ठीक है, तो आइए देखिए उनकी स्ट्रक्चर, है ना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। उनका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिए। ये तो यूनिसेलुलर है ना। यूनिसेलुलर है तो एक ही सेल है बॉडी। और यूकैरियोट है, न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिलेगा। और उनकी जो साइटोप्लाज्म्स होता है, हम जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो रहता है हम उसको एक्टोप्लाज्म्स कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टोप्लाज्म है, और अंदर की ओर जो होता है दैट इज द एंडोप्लाज्म्स। ठीक है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन घिरी हुई है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ये लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है, जैसे हमारा फॉस्फोलिपिड होता है। और उसके साथ साथ इस एक म्यूकोप्रोटीन होता है। ये म्यूकोप्रोटीन की वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो म्यूकोप्रोटीन की वजह से अमोइबा भीगता नहीं है ना। और उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शंस क्या होता है, दैट विल हेल्प इन ग्रोथ में हेल्प करेगा, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करने के लिए। देखिए आप देख सकते हो ये जो प्लाज्मा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, यहाँ पर आप देखते हो। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर ही तो मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो ये है ना, बाहर के पोर्शन पे। और उसके साथ साथ ये करता है पिनोसाइटोसिस। यानी कि पिनोसाइटोसिस का मतलब है कि जब लिक्विड मटेरियल को मतलब कि सेल के अंदर की ओर वो आता है विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम उसको पिनोसाइटोसिस कहेंगे। ठीक है ना। लिक्विड मटेरियल जैसे ड्रिंकिंग होता है ना, और हम जब सॉलिड पार्टिकल लेते हैं हम उसको ईटिंग बोलते हैं, तो इसी तरीके से जब लिक्विड मटेरियल आ रहा है हम उसको पिनोसाइटोसिस कहेंगे। दैट विल अकर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस बारे में। न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, मतलब कि उनके आउटर मेम्ब्रेन में आपको पोरोस यानी कि छेद जैसे स्ट्रक्चर छेद होता है है ना। और उनके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, और क्रोमाटिन फाइबर यानी कि डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ चीजें है ना, उसको क्रोमाटिन कहते हैं, वो भी बिखरा होता है। ठीक है। न्यूक्लियस के बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो तो नेचर में कॉन्ट्रैक्टाइल है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो पाएगा। साथ ही साथ ये एक टेम्पोररी चीजें हैं। जब भी अमीबा के अंदर कभी कभी अमीबा क्या करता है, उनके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स को मतलब कि रिजर्व करके रखता है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो बाहर से क्या होगा, वाटर एंट्री होगा। जब ज्यादा वाटर एंट्री हो जाए तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, जो अधिकतम जो वाटर होता है उसको बाहर निकाल देगा। समझ में आया ना। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की
फंक्शंस। नेक्स्ट देखेंगे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल तब बनता है जब कोई फूड अंदर की ओर एंट्री होगा, है ना, क्योंकि ये स्यूडोपोडिया की मदद से फागोसाइटोसिस करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से पिनोसाइटोसिस करता है। जब फूड एंट्री होगा दैट विल फॉर्म्स द, मतलब ये क्या करेगा, फूड वैक्यूल्स फॉर्मेशंस करेगा। एंड ये फूड वैक्यूल्स के अंदर बहुत ढेर सारे एंजाइम्स रहते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम्स वगैरह, लाइसोजाइम्स के जो एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर रहते हैं, और दैट विल हेल्प इन डाइजेशन। समझ में आया ना, क्योंकि डाइजेशन के लिए आपको एंजाइम्स की जरूरत होता है। यहाँ पर जो डाइजेशन होता है दैट इज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। फिर देखेंगे वाटर ग्लोब्यूल्स। वाटर ग्लोब्यूल्स क्या होता है, जब भी मतलब कि एंडोप्लाज्म के अंदर क्या है, छोटे छोटे मतलब कि पानी की थैली जैसे स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम वाटर ग्लोब्यूल्स या वाटर वैक्यूल्स भी कहेंगे। मान लीजिए कोई अमीबा के अंदर वाटर की कमी हो गया है ना, लेस वाटर है, तो ये हेल्प करता है उसको मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ये उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर आ गया, है ना। फिर हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक ना। फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, है ना, ये न्यूट्रिशन क्या करता है ना, न्यूट्रिशन के बारे में। ये भी 2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, न्यूट्रिशन। तो बेसिकली ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि पूरा ऑर्गेनिजम्स को अंदर ही और ले लेगा, उसके बाद अंदर में डाइजेशन होता है एंजाइम की वजह से। और बेसिकली एनिमल मतलब कि जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसी तरीके से। फिर हम देखेंगे कि ये कौन सी चीज़ों को लेता है, बैक्टीरिया एंड आल्गी, है ना। कुछ हम बोलते हैं जैसे डायटम्स वगैरह हो गया, बैक्टीरिया एंड आल्गी को आज ए न्यूट्रिशन फॉर्म में ये ले लेता है, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में हम देखेंगे। रेस्पिरेशन हो गया, देखिए सारे के सारे चीजें, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, है ना, ये जो चीजें हैं ये प्लाज्मा बॉडी सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि सिंगल सेल ही तो है, बहुत सारा सेल तो नहीं है, ऑर्गन की बात तो नहीं आ रहा है ना। हमारे जैसे लॉन्ग्स होता है क्या रेस्पिरेशन करने के लिए, उनका तो ऐसा ही कोई नहीं, एक ही सेल सारी काम करेगा, है ना। तो इसलिए जब वाटर एंट्री होता है तो वाटर के अंदर जो डीजल ऑक्सीजन है वो भी एंट्री हो जाता है। वाटर जब एग्जिट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला हुआ है वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है या बॉडी सरफेस के थ्रू होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना। और ये वाटर के अंदर जो डिजल्व ऑक्सीजन है उसको ले लेता है। ये 2 चीज आप लिखोगे, है ना। नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे एक्सक्रेशन के बारे में। एक्सक्रेशन भी बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, एंड यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है दैट इज द अमोनिया। ये चीज ध्यान रखिए। तो इसलिए जितने भी अमोनिया बनता है वो इमीडिएटली वॉश आउट हो जाता है बॉडी से, जब बाहर निकलेगा वाटर तो उसके दौरान ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डाइजेशन की बात करेंगे। डाइजेशन में क्या होता है, जैसे हमने पहले भी कह चुके हैं कि फूड इम्पोर्ट होगा, यानी कि फागोसाइटोसिस प्रोसेस में फूड इम्पोर्ट होगा। ये उनकी सेल है। मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल आ गया, है ना, मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल आ गया, उनकी ये जो क्या है, ये चारों ओर उसको घेर लेगा। फिर ऐसे सेल फूड पार्टिकल अंदर के आ गया, फूड वैक्यूल बन जाएगा, है ना, उसके अंदर ये डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। फूड इंपोर्ट हो गया, फिर फूड वैक्यूल बना, फिर वैक्यूल के बाद डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेशन होने के बाद पूरे के पूरे, वो तो एक ही सेल ही है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर सारी चीजें हो रहा है, तो वहां पर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म यानी कि क्या है, जैसे ग्लाइकोलिसिस होगा, है ना, एटीपी बनने के लिए, फिर फैट डाइजेशन होता है, ये सारी चीजें वहां पर भी होता है ना। फिर हम देखिए न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जो कि कार्निवर फागोसाइटोसिस करता है। जूट्रोफिक न्यूट्रिशन सॉलिड पार्टिकल से ये न्यूट्रिशन देता है। बैक्टीरिया, डेस्माइट, ये सभी चीज़ों को ये ले लेता है। फिर देखिए जैसे कि डाइजेशन की प्रोसेस मैंने जैसे बताया था, इंजेक्शन करेगा, यानी कि फूड एंट्री होगा सीडोपेडिया के थ्रू, फिर डाइजेस्ट फूड वैक्यूल बनेगा, डाइजेशन होगा, है ना, तो एसिमिलेशन हो जाएगा बॉडी के साइटोप्लाज्म की चारों ओर। फिर देखिए पिनोसाइटोसिस, जैसे मैंने बताया था कि सेल ड्रिंकिंग होता है। कैसे, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले लिक्विड मटेरियल आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कांटेक्ट में आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे मतलब कि उसको सील किया है, सील करने के बाद वो अंदर की ओर आ गया, दिस इज द पिनोसाइटोसिस। तो आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, रेस्पिरेशन की बात कर रही थी, फ्रेश वाटर में होता है है ना, तो डीजल ऑक्सीजन ही चला जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्रेशन, ये भी आप उसको थोड़ा देख लेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन के लिए हमने पढ़ा है, उसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है ना। अच्छा फिर हम देखेंगे किसके बारे में, उनकी
रिप्रोडक्शन बारे में। तो बाइनरी फिशंस की मदद होता है, यानी कि एक सेल से दो सेल बनेगा। सबसे पहले उनका न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियर मैटेरियल तो डबल होगा, डबल होने के बाद न्यूक्लियस डिवीजन हो जाएगा, है ना। दो दो सेल में ये बट गया। बाइनरी, बाई का मतलब है कि दो, और ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ठीक है ना। पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म्स की डिवीजन होता है, ठीक है। तो तो अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ अमीबा। बेसिकली अमीबा के अंदर नर्वस सिस्टम की तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये हाईली सेंसिटिव होता है, क्योंकि मैकेनिकल ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं ना, उस टाइप की कुछ चीजें होते हैं जिसके दौरान मान लीजिए कहीं पे ऑब्स्टेकल्स आ गया, ठीक है ना, उससे वो बच जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन नर्वस सिस्टम की शुरुआत नहीं है, फाइलम सिलेंडरेटर से हम देखेंगे नर्वस सिस्टम की शुरुआत हुआ है, ना तो पूरी फिर भी नहीं है, प्रोग्राम की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है, पूरे का पूरा। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।